8. Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। हाय, कैसे हो? मैं तो एकदम मस्त। तो फिर वेलकम है आपका इश्क वाली फीलिंग्स में। यहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ऐसी छोटी और सच्ची कहानियां जो आपको याद दिलाएंगी आपके बचपन का प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी वो छोटी सी मुलाकात जब दो दिल मुस्कुरा पड़े थे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी क्रश्ड अगेन। इश्क वाली फीलिंग। मेरा नाम रवि है। कुछ दिन पहले ही मेरी शादी तय हुई। सारी प्लानिंग हो चुकी थी। कुछ और दिन मैं भोपाल रहता और फिर बेंगलोर सेटल हो जाता। मैं वही लाइफ जीता जो मेरे दोस्त जी रहे हैं। ये बात तब की है जब कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन लगा हुआ था। मोबाइल पे स्कूल का एक ग्रुप बन गया था ताकि सब लोग मिलकर अपनी टीचर्स की कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर सके। मुझे भी नोटिफिकेशन आया। वैसे तो मैं अपनी शादी के प्रिपरेशन में बिजी था, लेकिन ये नोटिफिकेशन देख के चेहरे की सारी टेंशन गायब हो गई। ग्रुप में सारे दोस्त एक एक करके ऐड होते जा रहे थे। साक्षी भी ऐड हुई। साक्षी के ऐड होते ही सारे ग्रुप मेंबरों ने हाय साक्षी हाय करना शुरू कर दिया, जैसे कि तब भी हुआ करता था जब साक्षी और मैं स्कूल में पढ़ते थे। साक्षी से हाय करने के लिए सारे लड़के सबसे पहले आगे हो जाया करते थे। मैं पीछे छूट जाता था। मुझे साक्षी को हाय करने की हिम्मत नहीं हुई। साक्षी की शादी सेकेंड ईयर में ही हो गई थी। वो यूएस में सेटल हो गई थी। जब साक्षी ने एफबी पर अपनी शादी की फोटो डाली थी तो शायद मेरे साथ मेरे पूरे बैच के दिल टूटे होंगे। इतनी ब्यूटीफुल थी साक्षी। आखिर मेरी क्रश थी वो। मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जॉब ढूंढ रहा था। कोरोना की पहली लहर में जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मेरे जैसे जाने कितनों को ऑफर लेटर आया था, लेकिन जॉब नहीं लगी थी। पर मेरे घर वालों ने ऑफर लेटर के बेसिस पर ही मेरी शादी तय कर दी थी। मुझे साक्षी की शादी के बाद कविता पढ़ने का शौक लग गया था। स्कूल के ग्रुप में सब अपने अपने आर्ट भेज रहे थे, कोई स्केचेस तो कोई पेंटिंग। मैंने भी एक पोएम पढ़कर ऑडियो मैसेज भेज दिया, तुम मुझे अच्छी लगती हो। एक बार फिर ये उम्मीद मेरे दिल में जागी कि इस बार साक्षी से पढ़ ले। इससे पहले भी मैंने स्कूल में कई बार लव लेटर लिखकर प्यार का इजहार करना चाहा था, पर साक्षी को देखते ही मैं बस चुप हो जाया करता था। मेरी पोएम की सबने तारीफ की। क्या आवाज है, कितना अच्छा पढ़ते हो। बैच की सारी गर्ल्स ने मुझे स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट किया, पर साक्षी का मैसेज नहीं आया। रात हो चली थी। रात को अचानक फोन बजा तो मैंने देखा साक्षी ने मुझे डीएम किया है। मुझे एक सेकंड के लिए यकीन नहीं हुआ। अपनी आंखें ठीक से मलकर मैंने दोबारा देखा। हाँ दोस्तों, साक्षी का ही मैसेज था। मैं उठ के बैठ गया। मैंने भी साक्षी को मैसेज भेज दिया। साक्षी ने ऐसे ही मुझे छेड़ते हुए पूछ लिया कि किस लिए भेजी थी ये पोएम अपने ग्रुप में। मुझे जवाब नहीं सूझ रहा, क्योंकि जिसके लिए पोएम भेजी थी वो खुद ये सवाल कर रही थी। मैं फिर भी सच कह नहीं पाया। मैंने कह दिया कि किसी के लिए नहीं, सब अपनी अपनी चीजें फॉरवर्ड कर रहे थे तो मैंने भी कर दी। पर साक्षी तो पीछे ही पड़ गई। जब इतनी मोहब्बत से पढ़ रहे हो तो किसी ना किसी का फेस तो सामने आया ही होगा। बताओ। मैं बस मुस्कुराता रहा कि ये क्या हो रहा है। शादी को एक हफ्ते से भी कम टाइम बचा था और जिससे बात करने के लिए दिल में समंदर भरा पड़ा था वो ये क्या पूछ रही है। खैर, मैं बात को तरकाते हुए कहीं और ले गया। मैंने कहा कि और किस किस से अपने स्कूल ग्रुप में बात होती है। साक्षी ने तुरंत कह दिया किसी से नहीं। फिर साक्षी ने मुझसे पूछ लिया कि मेरे किस किस से बात होती है। मैं तो साक्षी को छोड़ दुनिया के लिए हमेशा से बातों बंदा था। मैंने बताया कि सबसे होती है। मैंने किसी तरह हिम्मत करके स्कूल के बाकी दोस्तों के क्रश की बात छेड़ दी। किसे किससे इश्क था, कौन किसका क्रश था, कौन किसकी स्कूटी के इंतजार में कहां खड़ा रहता था, कौन किसके घर के कितने चक्कर लगाता था, सब। साक्षी ने भी कहा कि वो भी बहुत परेशान रहती थी, इसलिए तो घर वालों ने इतनी जल्दी शादी कर दी थी। जाने कितने लड़के उसकी स्कूटी के पीछे पीछे आया करते थे। मैंने मौके का फायदा उठा के पूछ लिया, कि तुम्हारी वो स्कूटी ML1437 अभी भी है ना?
साक्षी सरप्राइज हो गई कि स्कूल के 4 साल बाद भी किसी को उसकी स्कूटी का नंबर याद है। साक्षी ने कहा हाँ वो अब भी है, लेकिन काफी दिनों से चला ही नहीं है। मैंने कहा कि यूएस की सड़कें बहुत अच्छी है ना, वहां तो गाड़ी चलाने में अलग ही मजा आता होगा, नहीं? साक्षी ने बताया हाँ, लेकिन अब वो यूएस में नहीं रहती, वो वापस अपने शहर आ गई है। ये सुनकर मैं समझ नहीं पाया कि अब इसका क्या कहे, ये सब इस टाइम क्यों हो रहा है। साक्षी अपने शहर में है और मेरी शादी है 1 हफ्ते में। इश्क वाली फीलिंग, स्वागत है तुम्हारा फिर से इश्क वाली फीलिंग्स में। तो आज हम सुन रहे हैं रवि और साक्षी की कहानी, क्रश्ड अगेन। रवि की शादी बस 1 हफ्ते में होने वाली है और अभी अभी उसे पता चला है कि उसका क्रश साक्षी अभी उसी के शहर में है। चलो देखिए क्या होता है। इश्क वाली फीलिंग, मेरी और साक्षी की बातें शुरू हो गई। यही तो मैं हमेशा से चाहता था, साक्षी से खूब सारी बातें करना। साक्षी ने शुरू में बताया कि वो कितनी खुश थी। वो और उसके हस्बैंड हनीमून पे हॉलीवुड होके आए थे और न जाने कितनी सारी बातें। उसकी एक छोटी सी 1 साल की बच्ची भी थी। मैं भी अपनी शादी का सामान कतरा मार्केट जाके खरीदता रहा और हेडफोन लगाए साक्षी की सारी बातें सुनता रहा। मैंने साक्षी को सब याद दिलाया। जब दोनों 4th स्टैंडर्ड में थे तो साक्षी मेरे क्लास में आई थी। मैं क्लास मॉनिटर था। साक्षी तब भी बिल्कुल ऐसे ही बात करती रहती थी। मैं पूरी कोशिश करता कि बोर्ड पे साक्षी का नाम ना पहुंचे। बोर्ड पे जिनका नाम लिखा होता था टीचर उनकी स्केल से पिटाई कर देती थी। मैं ये देख नहीं सकता था। एक बार साक्षी की हथेलियों पर डस्टर से टीचर ने मारा था। साक्षी रोने लगी थी। साक्षी को पता भी नहीं था कि उसको बचाने के लिए मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा था। 1-2 लड़कियों ने मुझसे बोला कि मैं साक्षी को हर बार क्यों बचाता हूं, पर यह बात कभी साक्षी को पता नहीं चली। 5th के बाद साक्षी और मेरे सेक्शन बदल गए तो मैंने फिर अपना एडमिशन साक्षी की क्लास में करा लिया, लेकिन साक्षी से दोस्ती करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह सब मैंने दिल खोलकर अब साक्षी को बता दिया। साक्षी भी रोने लगी, बोली कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। साक्षी ने मुझे कहा भी वो मेरे शादी पे पक्का आएगी, और फिर उसने फोन काट दिया। यह सुनकर मुझे लगा कि अपने क्रश के सामने खड़े होकर मैं शादी आखिर कर भी पाऊंगा या नहीं। मैं अगले दिन सुबह लेट सोकर उठा। पता चला कि घर में बवाल मचा हुआ है। टीवी पे न्यूज़ चल रही थी कि जिस कंपनी ने जॉब ऑफर लेटर मुझे भेजा था वो लॉकडाउन की वजह से अगले 1 साल तक कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं करेगी। लड़की वालों तक ये खबर पहुंची कि मेरी अभी तक कोई जॉब नहीं है और उनसे सिर्फ ऑफर लेटर के नाम पे झूठ बोला गया था, तो उन्होंने शादी कैंसिल कर दी थी। पर यहां मेरे दिल में तो खलबली मच चुकी थी। जॉब ना होने का कोई गम नहीं था, ना शादी टूटने का और ना घर की कोई फिक्र। मुझे एक अलग ही मजा आ रहा था क्योंकि मेरी साक्षी से बात हो रही थी। मैंने साक्षी को मैसेज किया कि मुझे उसे कुछ बताना है। साक्षी का भी थोड़ी देर में रिप्लाई आ गया कि उसे भी कुछ बताना है और पहले वो बताएगी। मैं तुरंत राजी हो गया। मैं साक्षी के फोन का इंतजार कर रहा था। दोपहर 2 बजे साक्षी का फोन आया। उसने बताया कि उसका डिवोर्स केस चल रहा था। उसके हस्बैंड के घर वालों ने उसे मारने की कोशिश की थी। साक्षी का भाई इंश्योरेंस कंपनी में था। उसके घर वाले उसे मजबूर कर रहे थे कि उसका भाई उसके पूरे घर वालों का इंश्योरेंस कराए। साक्षी ने जब रेजिस्ट किया तो जैसे तैसे वो भागकर जान बचाकर अपने घर वापस पहुंची थी। साक्षी की बच्ची को भी छीनने की कोशिश हो रही थी। मैं चुपचाप सुनता रहा। मेरे लिए तो साक्षी शादी के फोटोज में कितनी खुश थी, यूएस में थी, अच्छा हस्बैंड था, पर असल में साक्षी क्या क्या सह चुकी थी, कितना कुछ देख लिया था साक्षी ने बस इन 2 ही सालों में। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। मुझे तो बस यही लग रहा था कि इतनी मासूम से दिखने वाली लड़की के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब क्या करे? क्या लाइफ यूटर्न ले रही थी? क्या साक्षी को इस तरह वापस आना था? तभी दोनों के व्हाट्सएप पे एक और नोटिफिकेशन आया कि अगले दिन सब लोगों ने गेट टुगेदर का फैसला किया है, वही अपने स्कूल में। मैंने बस साक्षी को इतना मैसेज किया कि तुम आओगी ना? साक्षी ने कहा हाँ। मैं उसके मैसेज के पीछे की हंसी को समझ गया।
अगले दिन सुबह हल्की हल्की बारिश हुई थी। साक्षी ने अपनी स्कूटी पर से धूल हटाई और अपने रास्ते निकल पड़ी। मैं स्कूल के बाहर ही खड़ा था। हम दोनों थोड़े बड़े हो गए थे। अब हम स्कूल ड्रेस में नहीं बल्कि पीपी किट में थे, पर फिर भी लग रहा था कि वही दिन वापस आ गए। साक्षी हाथ में लंबे लंबे ग्लव्स पहनी थी, जैसे कि वो धूप से बचने के लिए स्कूटी चलाते वक्त पहनती थी। वही बॉय कट बाल थे। मैं उसका चेहरा फिर से अपनी आंखों से देखना चाहता था, पर उसके चेहरे पर तो मास्क की दीवार थी। अपने स्कूल के उसी बरामदे में हम पहुंच गए जहां लंच में एक साथ चोर पुलिस और खो खो खेला करते थे। हम दोनों शायद गले लगना चाहते थे, पर स्कूल में एक दूसरे को छूना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। दोनों अपने दायरे में बंधे थे। मेरा बचपन का प्यार पूरा हो रहा था। आज दोनों के बीच 2 गज की दूरी थी, पर दोनों के बीच वही इश्क वाली फीलिंग्स थी जो मैंने पहली नज़र के प्यार में महसूस की थी। मैंने तो साक्षी की जिस दिन शादी हुई तभी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन लाइफ बूमेरैंग की तरह हमें एक दूसरे के साथ वापस ले आई। हमने मिल के तय किया है कि साक्षी का डिवोर्स केस निपट जाने के बाद हम शादी कर लेंगे। वही इश्क शादी के बाद करेंगे जो मेरी चुप्पी की वजह से अधूरा रह गया था। थोड़ा फिल्मी है ना, पर सच है। हाय, क्या प्यारी कहानी थी ना। ऐसी हैप्पी एंडिंग हो ना तो मूड तो मतलब वाह। तो बस अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। Ba-da-ba-ba. इश्क वाली फीलिंग। Eight. Ba-da-ba-ba. इश्क वाली फीलिंग। तब विद्या और मैं गोवा की ट्रिप पे थे। हमारे लिव इन रिलेशनशिप के 3 साल पूरे होने वाले थे। एंड आज ही के दिन मैंने उसे प्रपोज किया था। सुबह सुबह भयंकर तेज सर्दी थी, इसलिए विद्या ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। उसके घुंघराले बालों से मुझे गुदगुदी सी हो रही थी। होंठ उसके कपकपा रहे थे। वो बस राहुल मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना रटती जा रही थी। मगर मैं तो यहाँ ठान के ही आया था। हम दोनों जब पहली बार मिले थे ना, तभी उसने बताया था कि उसे हाइट से कितना डर लगता है। वो बोलती थी चाहे जो भी हो जाए मैं कभी नहीं कूदूंगी, हरगिज नहीं। जाने कितनी बार इस डर के चक्कर में वो मरते मरते बची थी। इस बार जब गोवा आए तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि उसका ये डर तो दूर करके ही मानूंगा। नाम याद नहीं आ रहा, मगर हम गोवा की उस पहाड़ी पर खड़े हुए थे जहां से सीधा समुंदर में छलांग लगा सकते हैं। पांव के आगे बड़ी सी ढलान सी और उसके आगे लहरें मारता समुंदर। विद्या भी कुछ कम नहीं लग रही थी। येलो ड्रेस में गजब गजब दिख रही थी। पांव उसके कप कपा रहे थे। मैंने उससे कहा चलो विद्या कूदें, बस एक बार, घबरा मत, कुछ नहीं होगा, हम साथ साथ तैरते तैरते किनारे तक पहुंच जाएंगे। पर वो तो डर रही थी। पहाड़ी की कगार से नीचे समुंदर तक का इत्तू सा रास्ता उसे जबरदस्त लंबा लग रहा था। पीली सी पड़ गई थी वो। नीचे झांकने की कोशिश की तो जैसे उसका दम निकल गया। मुझे लगा भी ये नीचे कूदेगी तो क्या होगा। मैं यार अंदर ही अंदर डर गया था बहुत, पर जाहिर नहीं कर पा रहा था, कहीं डर की वजह से उसका हार्ट ना फेल हो जाए। मैंने उससे कहा मुझ पर भरोसा करती हो ना विद्या। उसने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा तो मेरी बात मान लो, बजरंग बली का नाम लो, डरो नहीं। मेरे साथ एक बार दोहराओ, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। विद्या ने मुझे देखा। मैंने कहा जोर से बोलो। वो बोली जय माता दी। हमारी हंसी छूट पड़ी। फिर वो धीरे से बोली आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। उसकी आवाज में कुछ जादू सा था। हम पहाड़ी से कूद गए। नेक्स्ट सेकंड हम हवा में थे। ऐसा लगा जैसे सब स्लो हो गया हो। एक दूसरे को जोर से पकड़े हम नीचे जा रहे थे। उसके नाखून मुझे चुभ गए थे, पर मैंने कोई आवाज नहीं की। समुंदर के ठंडे पानी में हम ठिठुर गए। तैरते तैरते मैं फटाफट किनारे पहुंचा। पीछे पीछे विद्या आ रही थी। भयंकर कांप रही थी वो।
सांस ही उखड़ गई होगी शायद। मैं उसे तुरंत खींच के किनारे ले आया, एक टॉवल में उसे लपेटा। उसने कांपते हुए मेरी आंखों में देखा तो मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ध्यान से देखा तो समझ आया कि खुद से लड़ रही थी, झेंप रही थी, डर रही थी। पर जैसे ही मैं उसके लिए कॉफी लेने के लिए आगे जाने लगा, उसने बोला, एक बार फिर से करें। हम फिर से पहाड़ी पहुंच गए। वो फिर सफेद पड़ गई। हम उसी हाइट पर पहुंच गए थे। मैंने उसकी कमर में हाथ डाला, उसके पीछे खड़ा हो गया। फिर से मैंने उसके कानों में फुसफुसाया, आई कांट लिव विदाउट यू, आई लव यू। उसने भी दोहराया। अपने दोनों हाथ उठाए, मैंने उसे हवा में उठाया और हम फिर उस गहराई में जा रहे थे। नीचे देखा तो ऐसा लगा कि हम अपनी जगह पर ही हैं और इस बार समुंदर बहुत तेजी से हमारी ओर आ रहा हो। बड़ी ठंडी हवा हमारे चेहरे पर लग रही थी। ऐसी आवाज आ रही थी मानो कोई तेज सीटी बजा रहा हो। इश्क वाली फीलिंग। तो आज हम सुन रहे हैं राहुल और विद्या की कहानी, आई कांट लिव विदाउट यू। राहुल विद्या का ऊंचाई का डर निकालने की ठान कर बैठा है। वो उसे गोवा लेकर गया है। विद्या को उसने ऊंचाई से जंप तो करवा दिया, पर विद्या की सांस अटक गई है। चलो सुनते हैं आगे क्या होता है। इश्क वाली फीलिंग। इस बार नीचे पहुंचकर पानी के अंदर हमने एक दूसरे को देखा। हमने वहीं थोड़ी मस्ती की। वो भी हैरान थी कि उसने ये कर दिखाया। उसके हर एक एक्सप्रेशन से साफ झलक रहा था कि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ये कर पाएगी। हम बाहर निकले तो मैंने उससे कहा कि जैसे मैंने तुम्हारा हाइट से गिरने का डर खत्म किया है, उसी तरह एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अकेले किसी भी छोर से कूदना सीख जाओगे और तैरते तैरते अकेले किनारे तक जाना भी। वो बोली कि वो सीख भी गई तो कभी अकेले नहीं करेगी। वो ये भी बोली कि अगर मैं ना होता तो उसके मन से डर कभी खत्म ही नहीं होता। उस ट्रिप पे हम कई बार वहां से एक साथ कूदे। कई दिनों तक पहाड़ी के आसपास कोई ना कोई एडवेंचर स्पोर्ट करते रहते। पता नहीं कब हमारी गोवा ट्रिप का आखिरी दिन आ गया। मुझे थोड़ा काम था तो मैं होटल से बाहर गया हुआ था। मैं वापस होटल पहुंचा तो देखा वहां अलमारी पर एक नोट लगा है। आज मैं वो करूंगी जिसके लिए तुम मुझे यहां लाए थे राहुल। आ जाओ अपने अड्डे पर। मैं खुश हो गया। मैं समझ गया था आज वो उस पहाड़ी से अकेले समुंदर में कूदेगी। थोड़ी फिक्र हुई मुझे। अब वो पहली बार समुंदर में जो कूद रही थी, कहीं कुछ हो गया तो मेरा ही नाम आता। मैं भागते भागते वहां पहुंचा। भरी दोपहर में वो उस पहाड़ी पर अकेली खड़ी थी। मैं बहुत दूर खड़ा था। वो वहां से मुझे देखने की कोशिश भी कर रही थी। फिर वो धीरे धीरे सिरे के किनारे की ओर पैर बढ़ाने लगी। अकेले कूदने में उसे डर लग रहा होगा। पर दोस्त, सच बताऊं तो मुझे ज्यादा डर लग रहा था। फिर भी गर्व था कि मैंने उसे अकेले समुंदर में छलांग लगाना सिखाया था। पर वो आगे बढ़ती जा रही थी बिना झिझके, बिना रुके। शायद उसने फैसला कर ही लिया था कि वो अकेली नीचे कूद कर दिखाएगी। उसने दोनों हाथ फैलाए, हवा में लहराई, मेरी तरफ देखा, वहीं से चिल्लाया, आई कांट लिव विदाउट यू। वो उस दिन अकेले हाइट से कूदना, तैरना और किनारे तक जाना सीख गई। चलो दोस्त, आगे कंटिन्यू करते हैं। इस बार जब मैं आया हूं, मार्च का महीना है। सूरज पहले से ज्यादा तेज है। ये काली पहाड़ी भी मैली सी पड़ गई है। मैं तब के बाद से अब यहां आया हूं। इस बार हवा चुप सी है। मैं उसी होटल में रुका था जहां हम साथ रुके थे, जहां हमने बहुत प्यार किया था। खैर, ये बहुत पहले की बात है। अब विद्या की शादी हो चुकी है। उसने खुद शादी करने का डिसाइड किया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका हस्बैंड एक बड़ी गवर्नमेंट जॉब में है और उनके 2 बच्चे भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने अपनी फैमिली फोटो सोशल मीडिया पे भी डाली है। लिखा है, यू आर द बेस्ट हबी इन दिस वर्ल्ड। हैशटैग तो गैस कर लोगे यार आप। नहीं, हैशटैग इज आई कांट
लिव विदाउट यू, आई लव यू। शायद उसे याद हो कि पहाड़ियों की चोटी पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर यही बात हम कभी एक दूसरे से बोलते थे। जब उसकी शादी की खबर मुझे पता चली था तो पता नहीं, बड़ा अजीब सा लगा। ऐसा लगा कि खैर जाने देते हैं, अब मैं भी ठहरा प्रैक्टिकल, वो भी निकली प्रैक्टिकल, वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, मैं भी आगे बढ़ गया। लेकिन प्रॉमिस अधूरा रह गया। अब बताओ कि क्या सचमुच उसे मेरी बात सुनकर किसी भी हाइट से कूदने की ये ताकत आई, या सब कुछ उसने खुद ही किया था? ये पजल ना मुझे आज भी परेशान करता है। कई बार मन करता है कि उसके सामने खड़ा हो जाऊं, एक तरफ उसका हस्बैंड और एक तरफ मैं, फिर देखूंगा कि वो किसे कहती है आई कांट लिव विदाउट यू, आई लव यू। क्या बोलते हो? उसी इमोशन के साथ कह पाएगी? यार मुझे लग रहा है बहुत देर हो गई है। अब मेरी ये नहीं समझ आ पाता कि हम ऐसी बातें क्यों कह देते हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। मैं इस वक्त पहाड़ी के उसी सिरे पर बैठा हूं, तो हवा वही बात फिर से मेरे कानों में दोहरा रही है। विद्या शायद किनारे पर पहुंच चुकी है, अब मैं भी अपने किनारे लग जाता हूं। टू हेल विद आई कांट लिव विदाउट यू। यार कभी कभी ना प्यार अपने किनारे नहीं लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम गिव अप कर दे, हार मान जाए और वही खड़े रहें। मूव ऑन करना तो बनता है ना यार, जिंदगी तो चलती रहती है, क्या पता आगे कोई और हो। आप अपने किसी और को ढूंढिए, मैं फिर आऊंगी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।